चलिए, गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। रेस जुडिकाटा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे रेस जुडिकाटा के ऊपर। काफ़ी क्वेश्चंस हमने 10-12 कर भी लिए थे, है ना? कितने हो गए थे? 10 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम उसके ऊपर, और कंक्लूड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इस पूरे उसको टॉपिक को। आपने क्या करना है, जो आपके पास बुक है ना स्पेसिफिक, आपको कल भी कहा था, भी रेज्यूडी काटा के क्वेश्चंस है वो ट्राई करो अपने आप से। जो प्रॉब्लम वगैरह आती है ऑनलाइन वाले मैसेज कर देना, और आप तो पूछ ही लेते हो फिर यहाँ पे, ठीक है। बट दिस इज ऑल अबाउट रेज्यूडी काटा जितना हमने पढ़ा। और जब थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लिया करोगे। और नहीं भी उस समय समझ आ रहा है ना, तो इंग्रेडिएंट्स तो पता है ना, जो एप्लीकेबिलिटी आपके माइंड अलाउ कर रहा है विद रीजनिंग वहां पे एप्लीकेबिलिटी उसकी बना के आइए, फैक्ट से रिलेट कीजिए और जजमेंट पास कीजिए, ठीक है। गलत है सही है वो बाद की बातें हैं। क्वेश्चन लिखिए उसके बाद। कल हमने लास्ट क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, हो गया था ना। कल एक डाउट था, तकदीर ने पूछा था, हम एक वो एडवर्स पोजेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में तो लिख दिया कि एडवर्स पोजेशन का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे वाले में लिख दिया कि वो 12 ईयर्स का पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो उस चीज़ के बारे में, कि क्वेश्चन में लिखा ही कुछ नहीं हुआ कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन है, या तो आप दोनों तरह से उसको बता दीजिए कि अगर वो 12 ईयर्स कंप्लीट हो गया देन इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, उसको तभी लेना चाहिए था वो प्ली। अगर 12 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर वो नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा हो जाएगा। या फिर प्रिजम्पशन ले लीजिए कि 12 ईयर्स का पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ, एक ही सीक्वेंस में लिख दीजिए। वो आपकी मर्जी है कैसे आप लिखना चाहते हो, ठीक है। प्री में तो स्पेसिफिक देगा आपको, और अगर नहीं लिखा तो फिर वो प्रिजम्पशन लेके चलना कि एडवर्स पोजेशन मीन्स 12 साल हो चुके हैं पूरे वहां पे, ठीक है। इसमें लिखिए। अभी आज क्या डे है? थर्सडे। कल फ्राइडे। कल की क्लास रह गई ना एक इसमें, कल। बट हमें फिर अगर ये ख़त्म हो जाएगा नया टॉपिक शुरू करेंगे, सीपीसी में तो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 10 करेंगे इसके बाद, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट सेम है, वो मुझे दोबारा नहीं बताने पड़ेंगे और आप समझ भी जाओगे। जो डिफरेंस है वो समझाऊंगा, 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट लिखवाने में थोड़ा लगेगा टाइम, अदरवाइज नहीं। चलिए इसमें लिखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने आपको? एडवर्स पोजेशन वाला, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए आप। और 12th है ये? कल 12th हो गया था या? अच्छा 12th वाला भगत का क्वेश्चन था। 12th लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं। इसमें लिखिए, ए यूज बी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज एन ओनर, बेसिंग his claim basing his claim on title the title, the suit is dismissed. A subsequently a subsequently filed suit against B for possession of the same property as mortgager, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप अपना अपना सॉल्व कीजिए सिर्फ। ऑनलाइन में बताइए, गुरकिरत बताइए आप, और पल्लवी आप भी बताइए। जसलीन बताओ।
बाकी भी बताओ। पल्लवी, जसलीन, लीना बताओ आप भी। बताइए कौन बताएगा आप में से। नॉट बर्ड। अर्पित। नॉट बर्ड। तकदीर। श्रुति। पक्का। अगर मैं कहूँ कि बार्ड है फिर चेंज करोगे अपना आंसर? पक्का। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, इसमें लिख देना। नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। रीज़न क्या है इसका? टाइटल ही डिफरेंट हो गया। पहले वाले में वो मांग रहा था टाइटल ओनरशिप, दूसरे वाले में मॉर्गेजर। टाइटल डिफरेंट है। ओनरशिप उसमें सेल डीड वगैरह प्रूफ करता रहेगा, वो मॉर्गेज में मॉर्गेज डीड करेगा। मैटर इन इशू भी डिफरेंट है। ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दोगे वहाँ पे, ठीक है। बस लिख देना डिफरेंट टाइटल एंड डिफरेंट मैटर इन इशू इन बोथ दी सूट, देयर फॉर नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। बट जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो वहाँ पे बाकी की कंडीशन को भी लिख देना कि भले ही पार्टी सेम है ना, सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया, कॉम्पिटेंसी भी है मान के चल रहे हैं, और मैटर कंप्लीटली फाइनली पिछले वाला डिसाइड भी हो गया, बट ये दो एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहे हैं, लास्ट में डिसाइड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारे पास अब 13th। स्टार बना बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आ रखा है ये पेपर में बट प्रिलिम्स में। ये पंजाब जुडिशरी में पूछा जा चुका है, बट प्रिलिम्स में पूछा था। अब प्रिलिम्स में भी आ जाए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। इसमें लिखिए ए sues for possession of mutt property as an heir of Mahant. The suit is dismissed. Suit is dismissed। लिखा है पहले हमने? लिख लो, दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं। A files subsequent suit against B as an as a as an manager of as a manager of the mud decide। मैनेजर मीन्स जो केयर टेकर हो गया, यानी कि ट्रस्टी टाइप, है ना, ट्रस्टी। नॉट बार्ड क्लियर ही है ये तो, इसमें तो क्या ही पहले किया ही हुआ है, आप कह रहे हो तो फिर नॉट बार्ड। रीजन क्या है? पहले वाले में टाइटल क्या था उसका? लीगल ईयर, ठीक है, ऑफ महंत, और दूसरे वाले में मैनेजर। मैनेजर की बात कर रहा है, ट्रस्टी की बात कर रहा है, डिफरेंट लीगल कैपेसिटी, नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। ये प्रीलिम्स में आया हुआ है। उसमें तो आपको सिर्फ यही बताना था कि बार्ड बाय रेस जुडिकाटा है या नहीं है, तो वो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14th। A sues B for possession of certain property properties on the basis of sale deed, on the basis of sale deed in his favor,
be impugned that the deed is fictitious. The plea is upheld. The plea is upheld and suit is dismissed. नेक्स्ट पैरा में लिखना ए फाइल्स a subsequent suit for some other properties on the basis of the same sale deed. डिसाइड कर लीजिए, ध्यान से करना पर इसको। ऑनलाइन में बताइए, जो बताना है सब बताइए। हाँ जी, सेम पोजेशन के लिए सब्सिक्वेंट सूट फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन दी, पहले वाला क्या था पोजेशन, इसमें भी पोजेशन मांग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बट रेजिड्यू घाटा लगेगा। ऑनलाइन में बताओ, हेमंत कह रहा है बाढ़। गुरकिरत, लुविंदर, जसलीन, लीना बताइए। रीज़न बताइए साथ में। हाँ, एक ऑनलाइन में आया है, बार्ड बाय रेस्ट्यूडे काटा बिकॉज इन फर्स्ट सूट द प्ली वाज टेकन दैट द सेल डीड इज फिक्टिशियस एंड वाज अपहेल्ड, सो सेम सेल डीड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फिक्टिशियस। एग्री हो? हम्म, 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 एग्री कर रहे हो सब? तो आगे चलूं या बताना पड़ेगा? कोई बात नहीं, सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं हुआ। सब्जेक्ट मैटर वो सेल डीड ही है, प्रॉपर्टी चेंज हुई है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कह रहा है ये सेल डीड है। समझे? सेल डीड मैटर इन इशू हो गया। सब्जेक्ट मैटर पहले पोजेशन मांग रहा है इस प्रॉपर्टी का, अब पोजेशन मांग रहा है दूसरी प्रॉपर्टी का। अब जो रेजिड्यू काटा लगता है वो किसके ऊपर लगता है? सूट के ऊपर भी लगता है, इशू के ऊपर भी लगता है। पिछले वाले में क्या इशू बना होगा? पिछले वाले में क्या इशू बना होगा कि ये सेल डीड फिक्टिशियस है या नहीं है, क्योंकि उसने प्ली लिया था। कोर्ट कहता है यस दिस इज फिक्टिशियस। अब सेम के बेसिस पे दूसरी आप प्रॉपर्टी मांग रहे हो, तो इशू क्या होगा? वैलिडिटी ऑफ द सेल डीड। सेकंड वाले में भी तो यही होने वाला है। तो वैलिडिटी ऑफ द सेल डीड हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन द प्रीवियस सूट, तो रेजिड्यू काटा से
बार्ड हो जाएगा। इन जनरल वैसे सेम सब्जेक्ट मैटर पे होता है, बट सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे आप मान के चलोगे कि वो डॉक्यूमेंट मतलब जो इन इशू है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। हम्म। नहीं, अगर वो डिफरेंट ग्राउंड पे मांग रहा होता ना, डिफरेंट ग्राउंड पे, कि लाइक मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है उससे मैं कोई और प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूँ, तब बोलेंगे कि सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया। हाँ, अभी तो एक ही उसके बेसिस पे कर रहे हैं ना, सेम सेल डीड के बेसिस पे। भले ही प्रॉपर्टीज वो अलग अलग क्यों नहीं आप डिमांड कर रहे हो, कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही मिल रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट मैटर डीम्ड मान लीजिए कि इक्वल ही है, वहां पे अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो पहले ही फिक्टिशियस नेचर ऑफ सेल डीड वाज एन इशू इन द प्रीवियस सूट, एंड अगेन फिक्टिशियस नेचर ऑफ द सेल डीड इज एन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो जो पहले ही डिसाइड हो चुका है उसके ऊपर तो रेज्यूडी काटा लगना ही लगना है। इसमें लिखिए फर्स्ट सूट, फर्स्ट सूट में उसने क्या मांगा, ओनरशिप। सेल डीड के बेसिस पे ओनरशिप प्लस पोजेशन तो रिलीफ हो गया ना। टाइटल के बेसिस पे पोजेशन मांग रहा है, वो रिलीफ हो गया। टाइटल यहाँ पे हो जाएगा ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड। सेकंड में क्या मांगा, ओनरशिप, ये क्या हो जाएगा, सेम। फिर लिखिए फर्स्ट में हमारे पास मैटर इन इशू क्या होगा, फर्स्ट सूट में सेल डीड यानी कि फिक्टिशियस है या नहीं है, फिक्टिशियस नेचर ऑफ सेल डीड। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट हेल्ड सेल डीड इज फिक्टिशियस। सेकंड में क्या होगा हमारे पास, सेकंड सूट में सेम सेल डीड की वैलिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इन इशू हो जाएगी। वैलिडिटी मतलब अगेन फिक्टिशियस नेचर ही इशू में हो जाएगा, इसमें लिखना देयरफॉर दिस इशू ऑलरेडी डिसाइडेड बाय, दिस इशू ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट वंस एन इशू, कॉमा करके लिखना, वंस एन इशू is decided it cannot be questioned in subsequent suit, therefore barred by res judicata, barred by res judicata। एक क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में हम प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखना 15, क्वेश्चन नंबर 15। इसे क्वेश्चन को लिखने से पहले लिख लेना हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑब्लिक प्रोपोजिशन। जब एग्जाम में आएगा प्रोपोजिशन किस तरह से आपको अटेम्प्ट करनी है, इसमें लिखना सपोज फाइल्ड, दिस इज सूट वन ऑन एम क्लेम्स सेपरेट प्रॉपर्टी, पूरा लिखना आप, ठीक है। क्लेम्स सेपरेट प्रॉपर्टी ओन फंड्स, जो उसने अपने फंड से परचेज किया था उसको क्लेम कर रहा है। सूट था इसका फॉर पार्टीशन ऑफ
joint family property. S claims ownership on the basis of joint family property. और ये एम का क्लेम है, मतलब ये जो सूट फाइल किया ये एस ने किया ना। एस क्लेम क्या कर रहा है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। मेरा और एस, एस कह रहा है मेरा और एम का पार्टीशन करवा दो, और एम क्या कह रहा है कि पार्टीशन, याद रखना जब हम कल को पार्टीशन पढ़ेंगे ना, जब हमने सक्सेशन स्टार्ट करना है, दो टर्म्स होती है, एक होती है पार्टीशन, एक होता है सक्सेशन। सक्सेशन जो होता है हमेशा वो सेपरेट प्रॉपर्टी का होता है, और जो पार्टीशन होता है वो हमेशा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। तो ये कहता है कि इसका पार्टीशन करो क्योंकि ये क्या है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। और एम कहता है कि ये तो प्रॉपर्टी ही क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी, और अगर ये सेपरेट है तो पार्टीशन इसका नहीं हो सकता। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसने अपने ओन फंड से खरीदी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें लिखिए देयरफॉर इट इज नॉट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये एम की प्ली है, हेल्ड में लिखना, नॉट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए पार्टीशन नहीं हो सकता। सूट इज डिसमिस्ड। फिर लिखिए सब्सिक्वेंटली एम फाइल्ड सूट सेकंड, किसके ऊपर, एस के ऊपर। किस चीज के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन प्लस डैमेजेस। रिकवरी ऑफ पोजेशन प्लस डैमेजेस। एस क्या प्ली लेता है, एस कहता है कोर्ट को फिर से, कंटेस्ट प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज whether property was purchased out of the funds of son's father or grandfather or grandfather। decide applicability of res judicata। हम्म, नहीं, फादर ने लिया, फादर की अपने फंड से अगर खरीद रहा है वो, फादर के लिए वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, बट आगे की जनरेशन के लिए तो वो एंसेस्ट्रल हो जाएगी ना। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पार्टीशन पढ़ेंगे। डिसाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा, ध्यान से करना है इसको। और फादर, फंड्स ऑफ फादर, सन्स फादर और ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर। ऑनलाइन वाले कमेंट्स कर देना जैसे ही हो जाएगा। हाँ जी, एस सन होगा, हाँ। हाँ, सन्स फादर लिख दिया ना मैंने, सन्स फादर मतलब एस इज सन, तो एस फादर लिख देना।
सन नहीं लिखना, एस फादर लिख देना और ये एस के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। नहीं समझे? एस खुद है वो, और सन्स फादर जो लिखा है ना, ये एस फादर है, सन मत लिखिए इसको, यानी कि एस के फादर, और ये एस के ग्रैंडफादर। एम वो दूसरे वाली पार्टी है। नहीं, ऊपर वाले केस में भी तो था, पहले एस ने एम के ऊपर केस फाइल किया था, अब एम जो है वो एस के ऊपर केस फाइल कर रहा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से ही करना उसको। अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना कि ये क्या लिखा है, एस फादर ये वो, आप ऐसे लिख देना, क्वेश्चन वेदर प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ जॉइंट फैमिली। फादर और वो उसके जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हुए ना, तो आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली फंड से किया या नहीं किया, कोई नहीं, और अच्छे से कर लो अभी इसको। जैसे पेपर में आ रखा है मैंने वैसे लिखवाया है आपको, घुमाया नहीं है, सच में नहीं घुमाया, मैं तो बल्कि सॉल्व करके देखो ये बना दिया, मैं तो इसको भी लिखवा सकता था आपको। ठीक है, ये जरूर घुमा हुआ लग रहा है आपको, और पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप हटा दो ना इसको, इसको लिखो वेदर प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ जॉइंट फैमिली, कि क्या वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली के फंड से खरीदी गई थी। और नहीं लिखना तो इसको एस फादर लिख देना इस तरह से। एस एफ, एस फादर और एस ग्रैंडफादर, नहीं तो फिर वही लिख लीजिए। बताइए ऑनलाइन वाले जल्दी से। लोविंदर बताइए इसका आंसर। तकदीर हो गया, बताइए। बार्ड होगा या नहीं होगा? बार्ड होगा। ओके, ज्वाला बताइए। तो बार्ड होगा। प्राची, कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। करण, बार्ड है। श्रुति जी। आशा कहाँ है? बीमार। बार्ड वायरस, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, लैंग्वेज भी क्या है उसमें, हल्का सा घुमाया बस उसने कि क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दिस। देखो फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास, फर्स्ट वाले में था, इसने बोला कि मेरे को पार्टीशन दिलवाया जाए, पार्टीशन में ये कहता है कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है। जब इसने कहा कि ये सेपरेट प्रॉपर्टी, कोर्ट ने भी हेल्ड कर दिया कि दिस इज, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, नॉट अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सूट को डिसमिस कर दिया। तो अब ये कह रहा था कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जब इसने बोला कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है एस ने, तो जो ये सेकंड वाले में कह रहा है, क्या कह रहा है ये, पोजेशन डैमेजेस
दूसरे वाले में भी वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या था कोर्ट के सामने? ये देखो, कंटेस्ट प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली, और क्या प्ली ले रहा है वहां पे? वेदर प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड आउट ऑफ जॉइंट फैमिली फंड्स। आउट ऑफ जॉइंट फैमिली फंड्स मतलब अगर प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली के फंड से भी खरीदी गई है तब भी वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी रहती होती है। तो ये वाली प्ली तो उसके पास पहले भी थी ना, पहले भी तो वो यही कह रहा था कि हाँ ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो जब आपने पहले कहा था कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तभी ये प्ली ले लेते ना कि जो जॉइंट फैमिली के फंड्स हैं उसी से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो वो प्ली आपके पास पहले भी अवेलेबल थी। वो इशू जो अब बन रहा है कोर्ट के सामने, ये पहले भी बनाया जा सकता था। तो जो मैटर इन इशू है वो सेम है दोनों में। मैटर इन इशू सेम है, इसलिए बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नहीं, इस वाले में इशू ये डिसाइड हुआ था कि पार्टीशन नहीं होगा, दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड और नॉट। तो उसने सेल्फ एक्वायर्ड तो डिसाइड कर दिया, ठीक है, बट ये वाली प्ली उसने नहीं लिया था उस वाले मैटर में। कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कहता है कि वो तो जॉइंट फैमिली से खरीदी गई। लिखो, इसको डिटेल में लिखवाता हूँ आपको आंसर को, ठीक है, इसमें लिखिए। आंसर सबसे पहले आप एग्जाम में लिखोगे रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी read with explanation 4 to section 11, points of determination। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन इसमें लिखना। फर्स्ट, whether parties are litigating under the same title in both the suits। second, whether matter डायरेक्टली, कल मैंने शॉर्ट में लिखवाए थे ना ये चीज़ें, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है। वेदर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन फर्स्ट सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in second suit। and third, whether contention of S, that is property, was purchased out of joint family funds of S, F and grandfather is barred by principle of res judicata। अब 3 इश्यूज बना दिए हमने। जरूरी नहीं है कि इश्यूज बनाओ, आपको मैंने बताया था कल भी, आप डायरेक्ट लॉ को डिस्कस करके बाद में भी रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ अननेसेसरी कौन सा इशू बनाया हमने यहाँ पे? फालतू, बिल्कुल फालतू, जो जरूरत भी नहीं थी। 15 नंबर का है तब तो बना देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाला, क्योंकि टाइटल का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना। पूरा जो केस चल रहा है ये मैटर इन इशू पे तो चल ही रहा है ना पूरा हमारे पास। और ये वाला तो उसने बताया ही हुआ है कि उसने कंटेंशन रेज किया, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। तो ये तो डिस्कस हमें करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमें अगर 10 मार्क्स में आता है, बाई चांस साइड पे लिख देना, इफ 10 मार्क्स ओनली दीज 2 इश्यूज। 15 में आता है तो तीनों बना देना, अदरवाइज ये दोनों बना के आने। सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लिखिए रेलेवेंट
लॉ, दैट इज असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 11। मैं सेक्शन 11 को यहाँ पे असेंशियल्स डिस्कस करने लगा और रेलेवेंट लॉ। फर्स्ट, टू सूट्स। सेकंड, सेम पार्टीज। अब इस वाले में देखो, पहले वाले में क्या था, एस ने सूट फाइल किया था एम के ऊपर, दूसरे वाले में एम ने फाइल किया एस के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का बताना सही रहेगा ना, यहीं पे हाईलाइट कर दो उसको। ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज डज नॉट अफेक्ट। थर्ड, सेम टाइटल। फोर्थ, मैटर इन इशू। फिफ्थ, कॉम्पिटेंसी। एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। शॉर्ट में ही आपको बनाने हैं वहाँ पे। अब ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। इसमें लिखना इन दी अबव क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1, 2, 5 and 6 are fulfilled। fulfilled। रेस्ट टू कंडीशंस के लिए हम लिख रहे हैं, फुल स्टॉप कर लिख देना, फॉर टाइटल एंड मैटर इन इशू। फॉर टाइटल एंड मैटर इन इशू। मैटर इन इशू। सूट, फर्स्ट सूट में क्या है, फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट सूट में टाइटल क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है वो, एस ने फाइल किया था ना, क्या मांग रहा था वो, ओनरशिप एंड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। बट वो मैटर में जाने देना, ओनरशिप कह देना। और सेकंड में क्या है, ओनरशिप। दूसरे में भी ओनरशिप ही मांगी जा रही है। सेकंड, वेदर HUF प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी, एक ही बात है कि HUF प्रॉपर्टी है या सेपरेट प्रॉपर्टी है। दूसरे में क्या है, वेदर परचेज्ड आउट ऑफ जॉइंट फैमिली फंड्स और नॉट। परचेज्ड आउट ऑफ जॉइंट फैमिली फंड्स और नॉट। अब लिखना रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन इशू नंबर 1। जो पहला इशू बनाया था हमने उसकी बात कर रहे हैं, टाइटल का ही बना था ना पहले वाला। टाइटल इन फर्स्ट सूट क्या है, ओनरशिप क्लेम्ड बाय एस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन। टाइटल इन सेकेंड सूट ओनरशिप, ओनरशिप ही इन डिस्प्यूट है अगेन। इसमें लिखना टाइटल इन बोथ द सूट्स आर सेम। टाइटल इन बोथ द सूट्स आर सेम, देयरफॉर
दिस कंडीशन is also fulfilled. This condition is also fulfilled. Now issue number second. इतना इतना ही लिख पाओगे आप एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा. इशू नंबर सेकंड, इसमें लिखिए मैटर इन इशू इन फॉर्मर सूट. फॉर्मर मतलब फर्स्ट वाले सूट में क्या था, वेदर द प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी. पहले वाले में ये मैटर इन इशू था कि वो जॉइंट फैमिली है या सेपरेट प्रॉपर्टी है. मैटर इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट. सब्सिक्वेंट में मैटर इन इशू क्या है, वेदर दी said property was purchased out of joint family funds. out of joint family funds. तो जितने भी आपके पास ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस होते हैं जो आप पुराने सूट में ले सकते थे, तो आपको वहीं पे ही वो सारे लेने चाहिए. इसमें लिखिए अभी पहले थोड़ा सा, इसके बाद एक्सप्लेन करोगे. एक्सप्लेनेशन 4. पहले लिखना माइट एंड ऑट. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. दैट इज यूज्ड in explanation 4 signifies that. क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस. जितने भी ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस हैं वो आपको सारे के सारे वहीं पे लेने हैं. थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया एक्सप्लेनेशन 4 को. फिर लिखिए इसमें however matter in issue in the former suit was not directly and substantially in issue. डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू तो नहीं था, क्योंकि पहले वाले में उसने बोला कि ये जॉइंट फैमिली है या सेपरेट है. दूसरे वाले में कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उस फंड से खरीदी गई है. अल्टीमेटली वही बात आ रही है कि आपका अगर उस फंड से खरीदी गई तो प्रॉपर्टी का नेचर ही तो इन डिस्प्यूट था, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाती. बट ये जो आपका ग्राउंड ऑफ डिफेंस था या अटैक था, ये आपको तभी लेना चाहिए था वहाँ पे. इसमें लिखिए इन इशू बट became the claim of S. नहीं, because the claim of S. because the claim of S was available. because the claim of S was available with him at the time of first suit and must be made as a ground of attack in that suit. जब उसके पास अवेलेबल था तब उसने क्यों नहीं बोला कि हाँ वो जॉइंट फैमिली फंड से खरीदे गए हैं. बट एक्सप्लेनेशन 4 of section 11 creates a legal fiction and these matters will might and ought to have been made
ग्राउंड ऑफ अटैक ऑब्लिक डिफेंस इन फॉर्मर सूट, therefore are deemed to be matter directly and substantially in issue। यही एक्सप्लेनेशन फिक्शन क्रिएट कर रही है कि they are deemed to be matter directly and substantially in issue, therefore matter in hand is constructively in issue, constructively in issue, which is deemed to be directly and substantially in issue in former suit, directly and substantially in issue in former suit। This condition also satisfied। ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। नाउ पॉइंट नंबर 3, इशू नंबर 3, इसमें लिखना देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ above findings contention of S is barred by principle of res judicata। ब्रैकेट्स में लिख देना कंस्ट्रक्टिव res judicata, decision of the case, decision of the case। इसमें लिखना इशू नंबर 1 decided affirmatively, that is positive, same title। इशू नंबर 2, इशू नंबर 1 था, इशू नंबर 2 decided affirmatively, ब्रैकेट्स में लिख देना दैट इज सेम मैटर इन इशू कॉमा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इशू नंबर 3 डिसाइडेड इन एफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिवली डिसाइड कर रहे हैं सबको, दैट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। अगर कोई नहीं डिसाइड होता तो उसको, एफर्मेटिव नहीं होता तो उसको लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, डिसाइडेड एफर्मेटिवली, दैट इज पॉजिटिव, सेम टाइटल। एफर्मेटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव। देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। मैं ये वाला तरीका एटलीस्ट रेस जुडिकाटा में नहीं सजेस्ट करता आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जितना मर्जी चाह लेना, टाइम ले जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो बेटर है अगर आपको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाने हुए ना, किसी और क्वेश्चन में बनाना, लाइक जो सिंपल, लाइक एसआरए से पूछ लिया, कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिया, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसमें बनाना। बट अगर आप रेस जुडिकाटा, जो कि अपने आप में एक टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें इशू फ्रेमिंग करोगे तो इट विल बी डबल डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इशू फ्रेमिंग तो कर लेना। अगर नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो मैं यहीं पे आपको इसी के ऊपर बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे,
देखो ये हट जाएगा यहाँ से, ये एज इट इज रहने वाला है, जो ये वाला पार्ट है ये हटा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, हम इश्यूज फ्रेम मतलब पहले रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस हमने लिखी है, डायरेक्ट उसके बाद आएंगे इस पार्ट के ऊपर, रेलेवेंट लॉ एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 11, ये बिल्कुल ठीक है, हमने एज इट इज लिखना है। फिर इसके बाद ये भी बिल्कुल एज इट इज ही हमने इसको सॉल्व करना है। बस जो ये हमने लिखा ना इशू नंबर 1, ये वो, ये कहानी नहीं गानी है फिर हमें, ना ही कोई ये हमें हेडिंग बनानी पड़ेगी इशू नंबर 1 की, इशू नंबर 2 की। हम डायरेक्ट हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे क्या, टाइटल। टाइटल लिख के उसको लिखेंगे कि बोथ दी सूट्स में टाइटल जो है वो सेम है। फिर हम दूसरी हेडिंग बना देंगे मैटर इन इशू, उसमें जो ये कहानी हमने आगे लिखी है ये सारी कहानी लिख देंगे। ये जो सारा लिखा ना एक्सप्लेनेशन वाला, ये सब आ जाएगा उसमें। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये नहीं करना पड़ेगा आपको, ये नहीं लिखना पड़ेगा इस तरह से, बस आप सीधा डिसाइड करोगे उसमें, थोड़ा टाइम कम लगेगा आपका, और चीज़ तो वही लिख रहे हो ना। एग्जामिनर को मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से कि वो मैटर इन इशू वाला आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो मैक्सिमम जो टाइम लगाओगे अच्छे से एक्सप्लेन करने में उसके ऊपर लगाना। और जैसे टाइटल वगैरह अगर डिटरमाइन कर रहे हो, वेरी श्योर हो कि मैं ठीक निकाल रहा हूँ टाइटल और ये, तो ये जो टेबल बना दिया इसी से एग्जामिनर को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछिए अर्पित क्या करे थे आप। हाँ 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 हाँ, सेम, हम भी कह रहे हैं सेम है, बट कंस्ट्रक्टिवली उसको सेम लेके आ रहे हैं। पहले वाले में उसने बोला कि देखो उसमें क्या था, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले वाले में उसने बोला है हमें कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट में कहता है कि नहीं, ये नहीं है ना। फर्स्ट में उसने बोला, एस ने सूट फाइल किया ना, एस कह रहा है कि आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इसका क्या कर दीजिए, पार्टीशन, मेरे को ओनर बना दीजिए। एम कहता है कि ये है ही नहीं जॉइंट फैमिली, ये तो सेपरेट प्रॉपर्टी है। आप अगर क्लेम कर रहे हो कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो जितने भी आपके पास अटैक के वो हैं आप लेके आओगे ना। एस के पास अगर यहाँ पे ऑप्शन था कि ये जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है, तो उसको यहीं पे लेके आना चाहिए था, मैटर ऑफ अटैक विच माइट एंड ऑट टू हैव बिन रेज्ड। तो वो अलग से इशू बनता कि क्या ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है। अभी इसमें नहीं बना ये, अभी इसमें ये इशू नहीं बना, इसमें सिर्फ यही इशू बना फॉर पार्टीशन जॉइंट फैमिली कि क्या ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या सेपरेट प्रॉपर्टी है। इसने प्रूव कर दिया कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, इसने करा ही नहीं, ये बता ही नहीं रहा कोर्ट को कि वो जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है। बाद में याद आता है इसको कि मैं तो ये भी कर सकता था कि जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है, वो दूसरा सूट लेके आता है उसके ऊपर। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और मैंने इसको जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी है। तो ये आपने जॉइंट फैमिली फंड से अगर खरीदी है या नहीं खरीदी है जॉइंट फैमिली फंड से, ये प्ली तो आप पहले भी तो ले सकते थे वहां पे। ये जो मैटर इन इशू है आपके पास, ये पहले भी तो आप रेज कर सकते थे वहां पे, माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। हम्म हम्म देखो सुनो, कोर्ट ने इस बेसिस पे नहीं, अब मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। इनका क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि जो पहले वाला था कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इट इज नॉट अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यही कहना चाह रहे हो ना। पहले वाले में कह दिया नॉट अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, अगले में वो फिर से कह रहा है कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो ये तो क्या हुआ, मैटर डायरेक्टली इन इशू हुआ, कंस्ट्रक्टिवली में हम इसको क्यों लेके जा रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना आपका। डिफरेंस क्या है दोनों में देखो, जब इसने बोला कि ये जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसमें कोर्ट ने इशू बनाया कि ये जॉइंट फैमिली है या नहीं है, और उसके लिए कोर्ट ने क्या क्या चीजों को डिटरमाइन किया, जो इसने वहां पे एविडेंसेस दिए होंगे। और उस एविडेंस में उसने ये नहीं बोला कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई थी। बोलना चाहिए था ना, अगर जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई थी। तो जब उसने ये प्ली ही नहीं ली है जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई, अब वो अलग से लेके आ रहा है उसको, तो ये वाली तो इसकी यहीं पे आ जानी चाहिए थी ना। तो माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड ऑफ अटैक, और उसने वो नहीं लिया हुआ यहाँ पे, तो इसलिए बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेजिडिकाटा। हम्म हम्म। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सोचो, मैटर इन इशू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज वेरी वाइड टर्म, ठीक है।
मैटर इन इश्यू में सिर्फ ये नहीं है कि किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो। आप देखो एक ही सूट में मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि डिफरेंट मैटर इन इश्यू 1 हो सकता है, मैटर इन इश्यू 2 हो सकता है, मैटर इन इश्यू 3 हो सकता है। एक किया था ना हमने जब मैंने आपको समझाया था। मैटर इन इश्यू 1 यहाँ मांग तो वो यही रहा कि दिस इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बट वो मैटर इन इश्यू 1 में कहता है कुछ और बात, मैटर इन इश्यू 2 भी है, कुछ और प्ली है उसके पास, तीसरे में वो कहता है कि इट इज परचेज्ड बाय जॉइंट फैमिली फंड्स। ये उसने वहां पे रेज नहीं किया, ये दो इश्यूज वहां पे रेज कर दिए उसने। हाउ यू आर क्लेमिंग, टाइटल क्या है यहाँ पे, ओनरशिप ही तो क्लेम कर रहे हैं ना। हाउ यू आर क्लेमिंग दी ओनरशिप। हाँ तो ये तो क्लेम करना चाहिए था ना उसको वहां पे। बिल्कुल, जो भी आपके पास जितने भी इश्यूज हैं ना, जितने भी मैटर ऑफ अटैक और डिफेंस है, वो सारे आपको एक साथ क्लेम करने पड़ेंगे वहां पे। ये डिफरेंस किया नहीं था हमने वहां पे, देखो जितने भी मेरे पास रिलीफ होते हैं और क्लेम होते हैं, ऑर्डर टू रूल टू कहता है वो सारे एक साथ मैं क्लेम कर लूं। तो जितने भी यहाँ पे मैटर इन इशू है मेरे पास, वो भी मुझे सारे लेके आने हैं। अब पहले कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सपोज करो ये मेरे फादर्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी चली आ रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि ये जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है ना, इट इज रिकवर्ड। हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, 7-8 काइंड्स पढ़ेंगे जब सक्सेशन वगैरह करेंगे। दूसरी प्लीज ने ये ले लिया। तीसरी प्लीज के पास अवेलेबल थी वहां पे कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज्ड आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फंड्स। तो जो प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फंड्स खरीदी जाती है, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट प्रॉपर्टी, सॉरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की कुछ काइंड्स होती है। एक्रीशन हो रही है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, इट इज ऑल्सो अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी किसी फादर, जो भी आपके ग्रैंडफादर या 3 जनरेशन से जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, वो भी क्या हो जाएगी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो इसने ये मैटर इन इशू रेज किया, ये मैटर इन इशू रेज किया, बट जो तीसरे वाला मैटर इन इशू था उसने रेज ही नहीं किया, बल्कि उसके पास प्लीज की अवेलेबल थी वहां पे। इसलिए ये वाला जो इशू है वो बार्ड बाय क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। यही तो पढ़ा था हमने कि एक से ज्यादा इश्यूज अवेलेबल है और आप रेज नहीं कर रहे हो उसको। आपको मैं बताता हूँ प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं हुआ कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है। जब आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, जब हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम 7 to 8 टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनती है। तो इसने 2 तरह से तो यहाँ क्लेम कर लिया, तीसरे वाला भी अवेलेबल था, उसने वो क्लेम ही नहीं किया। तो इसलिए तीसरे वाला मैटर इन इशू आपको लेना चाहिए था, वहां पे नहीं लिया, तो इट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब बोलिए आप। सब्सिक्वेंट सूट में जो रेस जुडिकाटा डिफेंडेंट लेगा ना, रेस जुडिकाटा, प्लेंटिफ तो क्यों लेगा हमेशा। सेकंड सूट प्लेंटिफ ने फाइल किया, किसके लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन, और इसके लिए अब ये कहता है कि ये कंटेस्ट कर रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये कंटेस्ट कर रहा है। सूट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए नहीं डला हुआ है सेकंड वाला, सिर्फ इशू रेज किया जा रहा है ये वाला। तो हम्म हम्म इसका सूट बार्ड होना चाहिए। सेकंड वाला बार्ड होगा ना हमेशा रेस जुडिकाटा से तो। ठीक है, वो तो ऑपोजिट पार्टी ही बताएगी आपको कि बार्ड है या नहीं है। प्लेंटिफ खुद से सूट फाइल कर रहा है, वो खुद से क्यों बोलेगा कि मेरा सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। वो हमेशा ऑपोजिट यानी कि डिफेंडेंट ही बताएगा हमें। ठीक है, और कंफ्यूजन होगी, हाँ। नहीं मैं समझा नहीं आपकी, मतलब कहाँ कंफ्यूजन, देखो आप समझो कि कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एक तरह से नहीं बनती है। कौन सा एग्जांपल दूं इसके अलावा आपको। फादर, फादर्स फादर, ये सन हो गया, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ से भी कोई प्रॉपर्टी आ रही है ना, वो सारी जॉइंट फैमिली मानी जाएगी। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई या कुछ एक्रीशंस वगैरह होती है उसमें, वो भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसी तरह से एक तरीका और है कि मैंने रिकवर्ड प्रॉपर्टी, सपोज करो कर्ता ने वो किसी को दे रखी थी, मेंबर ने रिकवर कर लिया, वो प्रॉपर्टी भी जॉइंट फैमिली में आएगी। कितनी आएगी वो बाद में देखेंगे। गिफ्टेड प्रॉपर्टी किस तरह से जॉइंट फैमिली में आएगी, कैसे नहीं आएगी वो भी देखेंगे। वो सारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हो रही है। एक टाइप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की ये भी है
कि अगर मैं ये जो जॉइंट फैमिली के फंड्स हैं, पैसे हैं, उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टी विल बी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो आपको ये सारे जो मैटर ऑफ अटैक थे आपके पास, यहाँ अलग अलग मैटर इन इशू रेज करने चाहिए थे वहां पे, जिसमें से आपने एक रेज नहीं किया। अब कह रहे हो आपकी वो तो जॉइंट फैमिली इसलिए थी क्योंकि फंड्स ऑफ जॉइंट फैमिली से परचेज किया गया है। तो ये तो आपको तभी रेज कर देना चाहिए था ना। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप फिर सक्सेशन वगैरह पढ़ोगे कि क्या है जॉइंट फैमिली क्या नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताइए, डाउट है किसी को? सर प्ली ऑफ एम है तो बार्ड होगी, पर एस का सूट क्यों होगा बार्ड? वो तो अलग ही ग्राउंड है। हाँ सर, प्ली ऑफ एम है तो बार्ड होगी। नहीं नहीं, प्ली ऑफ एम नहीं है, प्ली ऑफ एस है वो। कंटेस्ट, एस ने कंटेस्ट किया ना सेकंड वाले में कि प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेकंड सूट में तो एस क्लेम कर रहा है। और एस ने पहले वाला सूट जो फाइल किया था, क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा से बोलो इसको थोड़ा और डिटेल में, लोविंदर क्या कह रहे हो आप? आपको क्लियर हो गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? और करोगे क्वेश्चन शॉर्ट में, बट उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे हम। और रेसिड्यू डाटा के ऊपर है अभी हमारे पास टाइम, 15-20 मिनट है। हाँ, एक आधा ही होगा, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। कंफ्यूज हो गए क्या इस वाले टॉपिक में? जल्दी बताइए लोविंदर, क्या कह रहे हो आप? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन बताओ ना, फिर कहाँ पे कंफ्यूजन है, करते हैं डिस्कस, कोई बात नहीं। इशू के ऊपर बिल्कुल, हाँ। हाँ नहीं, इस इशू पे हमने लिखा है ना, इशू पे लगेगा, ठीक कह रहे हो आप। ये देखो ना, नाउ द क्वेश्चन बिफोर, पूछा भी उसने यही हुआ है। वो कह रहा है यहाँ पे, नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर द प्रॉपर्टी वाज दिस 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 इशू, इसी की बात हो रही है सिर्फ, पूरे की नहीं, सूट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इस इशू की बात कर रहा है कि रेजिडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। तो नहीं, सूट नहीं बार्ड होगा, अगर हमने लिख दिया तो उसको कट कर देना आप। सूट नहीं बार्ड होगा। सूट लिखा है क्या वहां पे हमने? इशू लिख देना कि जो ये क्वेश्चन रेज्ड है। नहीं, हमने यही लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फाइंडिंग कंटेंशन ऑफ एस इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, लास्ट में लिख दिया। सूट नहीं, कंटेंशन, ये काट देना। इसमें लिखिए देयरफॉर कंटेंशन ऑफ एस इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। वेरी गुड। अगर इतने इतने डिफरेंसेस समझ पा रहे हो, पॉइंट्स पकड़ पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, वो प्लीज, जो क्वेश्चन पूछा था उसने, क्वेश्चन में सिर्फ वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन आपको उस समय समझ नहीं पाया, इसने जो पूछा उसमें मैं समझ पाया कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में कह रही है वो। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया आपको ये। सेकंड सूट, बट जो रेजिड्यू काटा होता है वो सूट पे भी लगता है और इशू पे भी लगता है। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं उसने सूट का तो हमसे, अगर आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ोगे, ऊपर निकालो, उसमें पूछा हुआ है नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ जॉइंट फैमिली, डिसाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा। वो सिर्फ इस इशू के ऊपर बात कर रहा है जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने रेज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एस ने रेज किया, ये इशू जो रेज किया वो एस ने किया। इसने बोला कि इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। एम ने बोला कि इट इज बार्ड बाय, दिस इशू इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि इसको प्ली पहले लेनी चाहिए थी ये पिछले सूट में। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस इट इज बार्ड बाय। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लेंटिफ ने बोली वो चीज़। ठीक है, ऑपोजिट पार्टी, आप डिफेंडेंट मत कहिए, वहां पे जो प्ली ले रहा है उसकी, मतलब जो कंटेंशन रेज कर रहा है उसकी ऑपोजिट पार्टी हमेशा रेस जुडिकाटा रेज करेगी। ठीक है, क्या चीज?
हाँ सेकंड में आ रहा है ये। नाउ दी क्वेश्चन लिखा, नाउ मतलब इस वाले सूट में। दिस इज दी ओनली कंटेंशन जो सेकंड सूट में आ रही है, दिस इज बार्ड बाय द रेस जुडिकाटा। लिख दो सेकंड सूट लिखना है तो। फर्स्ट वाला तो डिसाइड ही हो गया ना, मैटर तो जो पेंडिंग है उसी को डिसाइड करना है। पहले वाले में नथिंग रिमेन्ड क्योंकि वो डिसमिस हो गया सूट उसका, जो भी डिसाइड किया उसने। अभी जो सेकंड सूट चल रहा है उसमें ये चीज हमारे सामने आई है। हाँ जी सताक्षी जी, हो गए कंफ्यूज या अभी? हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ। और इससे एक चीज और भी ध्यान में रखना, गलती देखो कई बार हो जाती है, लाइक हमने पहले तो यही लिखा ऊपर वहां पे कि दिस कंटेंशन ऑफ एस इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, बट लास्ट में क्या लिख दिया, सेकंड सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। वो गलती से भी गलती हो जाती है तो गलत हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है या फिर वो इशू के ऊपर रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है, क्योंकि रेस जुडिकाटा तो दोनों के ऊपर ही अप्लाई होगा। आपको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए था कि सर ये सूट कैसे हो गया। मतलब अगर वहीं स्टॉप कर देते तो वहीं हो जाता, लास्ट में उसने पूछा तो वो हो गया कि हाँ ठीक है ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, है ना। नहीं नहीं, क्यों, वो क्यों जीरो होगा? नहीं 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 नहीं, अरे वो एग्जामिनर को भी पता है कि बाय मिस्टेक लिखा गया, ऊपर तो वही चीज लिख रहा है ना। फर्क नहीं पड़ेगा, आधा नंबर कम दे दे तो दे दे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगा वो सारा आपका, ठीक है। चलिए, देखो ऐसा होता है कि हम जो डिसीजन होते हैं ना उसको बहुत हाईलाइट करके आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऊपर वाली चीजें आपकी देखी या नहीं देखी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। एग्जामिनर को अगर ये समझ में आता है कि हाँ गलती से लिख दिया, क्योंकि देखो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, यहाँ तो हमने लिख दिया ना वो चीज़, ये जो थर्ड इशू हमने डिसाइड किया था उसके बाद लिख दिया हमने ये चीज़ कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव फाइंडिंग एस इज बार्ड बाय, मतलब जो कंटेंशन है इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। आगे जाके हमने सूट बाय मिस्टेक लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि बाय मिस्टेक हो रखा है, पर मत करना मिस्टेक भी। ठीक है, हो गई तो वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं लिखा ही ऐसे लिखाया। बट अभी के लिए बस याद रखो कि ये जो इशू है जो उसने पूछा था दैट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, लिख लो वहां पे अपने नोट्स में, ओनली दिस इशू इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। ओनली दिस इशू इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। चलिए जल्दी से अब एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से हम, सेक्शन 10 यानी कि रेस सब्जुडाइज। बहुत इजी है इसके कंपैरिजन में, बट एक और क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये, 16। इसके अलावा भी आप ट्राई करते रहना। ए अ लैंडलॉर्ड फाइल्ड अ सूट इन 2020 अगेंस्ट बी, हिज नेबर, हिज नेबर इन द सिविल जज कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ competent jurisdiction, seeking a permanent injunction, seeking a permanent injunction restraining B from interfering with a piece of land, interfering with a piece of land, claiming that he was in he was in lawful possession of it as the owner, as the owner. B denies A's title and
ownership himself, claims ownership himself, फुल स्टॉप करके लिखना नेक्स्ट पैरा में, आफ्टर अ फुल ट्रायल। आपको बताऊं एग्जाम में क्या होता है ना, रेस जुडिकाटा वाले क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं, पर करना चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, लिखना वही है आपने हर हर सिचुएशन में। अब ये क्वेश्चन हमने डायग्राम की फॉर्म में नहीं लिखा, पहले वाला डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया था तो लग रहा था छोटा सा क्वेश्चन है। अब वही ऐसे से में ही क्वेश्चन लिख रहे हैं बट इसको डिटेल में लिख रहे हैं, तो देखने में लगेगा बड़ा क्वेश्चन है बट बातें वही हो रही है। तो जैसे उसको पढ़ रहे होगे तो रफली ना साइड पे डायग्राम बना लिया करो, ताकि वो दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े आपको। समझ रहे हो? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रफली डायग्राम बना लिया था ना, डिटेल वाला तो हमारे सामने था नहीं क्वेश्चन, तो इसमें अब ये डिटेल वाला है, आप उसमें ऐसे रफली डायग्राम बनाओगे पढ़ते हुए, ताकि दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में नहीं तो। आफ्टर अ फुल ट्रायल द सूट was dismissed. The suit was dismissed in 2021 with the court holding that A had failed to prove lawful possession or title. Lawful possession or title. A did not file any appeal. A did not file any appeal, and the judgment attained finality. Judgment attained finality. In 2023, A filed a fresh suit in the civil court against B for declaration of ownership and recovery of possession. Recovery of possession of the same land, alleging that B had trespassed and forcibly occupied it. Trespassed and forcibly occupied it. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना, बी फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट रेजिंग अ preliminary objection that the suit is barred by res judicata under section 11 of CPC. As a judge decide whether the suit is barred by res judicata. बहुत अच्छे से सोच समझ के करना, ठीक है? जो हमने इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया ना, जब हम इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप केसेस भी लिख सकते हो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के। अगर कोई मैगजीम वगैरह याद है आपको वहां पे, तो वो चीजें भी बीच में जहाँ रिलेट हो रही है डाल सकते हो वहां पे आप, ठीक है?
बताइए जल्दी से। नॉट बार्ड क्यों? पढ़ लो, अच्छे से कर लो। हम्म। फिर देख लो ध्यान से। वो बना लेना ना अलग से, रफली पहले डायग्राम सा बना लेना जरूर। या ऐसे भी कर सकते हो आप, 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स लिख लिए और उसको टिक लगाते रहो। अगर 6 के 6 टिक आ जाते हैं आपके पास तो इट मीन्स बार्ड बाय रेजिडी काटा, अदरवाइज नॉट बार्ड बाय रेजिडी काटा। लाइक। हम्म। देखो ऑनेस्टली बताऊं आपको, बस ये दो इश्यूज को बहुत ध्यान से देखा करो, बाकी तो चलते ही रहते हैं कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। और इनमें से भी टाइटल में भी नहीं प्रॉब्लम आती, मैटर इन इशू इज द मेन इशू। तो उसको देखने के लिए मैंने आपको समझाया भी हुआ है स्टार्टिंग में कैसे उसको चेक करना है। कई बारी क्या होता है, कोर इशू वगैरह भी हमें देखना होता है, तो उस पूरे एंगल से सोच के चलना उसमें कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। बार्ड है बाय रेसिड्यू काटा। बार्ड है। कैसे? नहीं, वो तो डेक्लरेशन मांग रहा है, एक में इंजंक्शन मांग रहा है, ऐसा ही है। हाँ। हाँ इंजंक्शन। हम्म। डेक्लरेशन के लिए। नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो एक बारी क्वेश्चन को दोबारा से। ध्यान से पढ़ने दो बाकियों को भी, मैं समझ गया आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, बट करने दो, ध्यान से पढ़ लो एक बारी क्वेश्चन वापस से। बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। आपने बार्ड बाय रेस जुडिकाटा बोला है या नॉट बार्ड बोला है? बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ वो तो अलग बात है, अगर नहीं हो सकता है बाद में वो ओनर हो, बट यहाँ लिखा नहीं तो मान के चल रहे हैं ना, वो उसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहा है जो पहले था उसके पास। हम्म। हम्म।
ओनरशिप ही तो मांग रहा है फिर। देखो पहले वाले में देखो क्या कह रहा है वो। ए लैंडलॉर्ड फाइल्ड अ सूट इन 2020, ठीक है, अगेंस्ट बी हिज नेबर इन द सिविल जज अ कोर्ट कॉम्पिटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि कॉम्पिटेंसी तो बता ही दिया इसने हमें, ना भी बताता हम एज्यूम कर लेते। सीकिंग अ परमानेंट इंजंक्शन, यहाँ पे क्या मांग रहा है उसको, परमानेंट इंजंक्शन, रिस्ट्रेनिंग बी फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द पीस ऑफ लैंड, claiming that he was in lawful possession of it as the owner। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। बी क्लेम्स एज टाइटल एंड ओनरशिप हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ मतलब बी कहता है कि बी डिनाइज एज टाइटल एंड क्लेम ओनरशिप हिमसेल्फ। ए कह रहा है कि आई एम द ओनर, बी कह रहा है कि आई एम द ओनर। इन डिस्प्यूट टेनेंसी तो है ही नहीं है, वो ओनरशिप इन क्वेश्चन आ रहा है वहां पे पहले वाले सूट में। टाइटल पहले वाले में क्या हुआ, ओनरशिप। अब सब्सिक्वेंट पे आते हैं। आफ्टर फुल ट्रायल, ये आफ्टर फुल ट्रायल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, मेरिट्स पे डिसाइड हो रहा है पूरा का पूरा वो, ठीक है। आप वहां पे इन चीज़ों को मेंशन करना छोटी छोटी सी, की जैसे लिखोगे ना फाइनली हर्ड, लिखना कि फुल ट्रायल मींस डिसाइडेड ऑन मेरिट। सूट डिसमिस 21 विद द होल्डिंग दैट फेल टू प्रूव लॉफुल पोजेशन एंड टाइटल, वो प्रूव नहीं कर पाया। ए डिड नॉट फाइल एनी अपील, उसने फाइल नहीं किया, फाइनल हो गया। इन 2023 ए फाइल्ड फ्रेश सूट, अब दूसरा सूट लेके आ रहा है इन सिविल कोर्ट अगेंस्ट बी फॉर डेक्लरेशन। पहले वाला क्या था सूट, परपीचुअल इंजंक्शन, अब वाला क्या है, डेक्लरेशन के लिए। किस चीज के लिए डेक्लरेशन, ओनरशिप की और पोजेशन की। पहले वाले में क्या था, ओनरशिप एंड पोजेशन, ये दो चीजें ही तो मांग रहा था वहां पे, बस वो परपीचुअल इंजंक्शन था और ये क्या है, ये डेक्लरेशन की बात कर रहा है। बी हैड ट्रेसपास फोर्सफुली दिस बी फाइल्स डब्ल्यूएस, ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि रेस जुडिकाटा से बार्ड होगा। अगर इसको हम पहले डायग्राम में कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट सूट, ए ने फाइल किया बी के ऊपर, फर्स्ट सूट ए ने फाइल किया बी के ऊपर, सेकंड सूट। फर्स्ट सूट किस चीज का है, परपीचुअल इंजंक्शन का। सेकंड सूट किस चीज का है, डेक्लरेशन का। ये क्या कहता है कि आई एम दी ओनर, ये क्या यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड वाले में, आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। किस बेसिस पे, बेसिस मतलब मैटर इन इशू, मैटर इन इशू क्या लिया उसने वहां पे पहले वाले में, नहीं टाइटल क्लेम कर रहा है ना, ओनरशिप क्लेम कर रहा है, किसी बेसिस पे तो कर रहा होगा वो। स- नहीं नहीं सेल, इसने यहाँ पे बोला ना कि टाइटल एंड पोजेशन, हाँ सेल डीड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पता नहीं, दिया नहीं हुआ उसने, क्वेश्चन साइलेंट है। दूसरे वाले में भी वो कुछ नहीं बता रहा है कि इट मीन्स कि साइलेंट है, कि इसकी ओनरशिप इन डिस्प्यूट थी पहले वाले में, दूसरे वाले में भी वो कहता है ओनरशिप। मैटर इन इशू दिया नहीं हुआ तो मान के चल रहे हैं कि सेम ही चीज होगी पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। ओनरशिप कैसे आपने एक्वायर किया, ओनरशिप कैसे आपने, आप समझिए, इसकी ओनरशिप कैसे ही एक्वायर कर सकता है, वो हो जाएगा मैटर इन इशू। अगर इसने सेल डीड से एक्वायर किया है तो सेल डीड विल बी दी मैटर इन इशू। अगर इसने एज अ सक्सेशन से एक्वायर किया है तो वो लीगल इशू हो जाएगा, बट क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ ना, तो हम ये तो नहीं एज्यूम कर सकते कि पहले वाले में सेल डीड मांग रहा होगा और दूसरे वाले में कुछ और मांग रहा होगा, ऐसा तो कुछ प्रिज्यूम करेंगे ही नहीं। अगर कर भी लिया तभी भी तो वो मैटर इन इशू ही है, वो पहले वाले में क्यों नहीं लिया फिर उसने, कंस्ट्रक्टिवली तो फिर भी वो कॉमन ही होने वाला है, बट हम एज्यूम नहीं करेंगे ऐसा। हाँ टाइटल यहाँ पे क्या है, सेम है, डिफरेंट पता है क्या है यहाँ पे, सिर्फ रिलीफ। ये दो चीजें रिलीफ जो है, ये भी रिलीफ हुआ, ये भी रिलीफ हुआ, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। और जब डिफरेंट रिलीफ होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑर्डर टू रूल टू तो लग जाएगा आपका, हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, क्लेम और रिलीफ के लिए ऑर्डर टू रूल टू, तो जितने भी रिलीफ थे उसको एक साथ मांगने चाहिए थे, तो वो तो लग जाएगा। बट यहाँ पे सेक्शन 11 की एप्लीकेबिलिटी वो पूछ रहा है आपसे, बार्ड बाय रेस जुडिकाटा होगा या नहीं होगा। अब इसमें दो सूट हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरा सेम पार्टीज भी हैं, पूरी हो गई, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी फुलफिल हो गई है। मैटर इन इशू वो हम मान के चल रहे हैं कि सेम है, दोनों में मैटर इन इशू हम मान के चल रहे हैं कि वो सेम है। और क्या रह गया, टाइटल,
टाइटल हमने निकाल ही दिया, सेम है। टाइटल हमने डिटरमाइन कर दिया, इसके अलावा क्या रह गया? सब हो गया। 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए हमारे पास, देयरफॉर बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा से बार्ड हो जाएगा। इसमें हमने क्लेम, हम वहां पे लिखिए, एक लाइन लिखिए यहाँ पे, इन बोथ सूट्स द सेंट्रल इशू, इशू को अंडरलाइन करना, कोर इशू यानी कि इज टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द सेम लैंड। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना, इवन दो रिलीफ डिफर्स, रिलीफ अलग अलग है यहाँ पे, क्या क्या है? पहले वाले में इंजंक्शन, और दूसरे वाले में क्या है? डेक्लरेशन। इवन दो रिलीफ डिफर्स दी कोर इशू remains the same, parties are also same, other conditions of section 11 are also fulfilled, therefore barred by सेक्शन 11। रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं है ना उसने कि वो लगना है या नहीं लगना। पूछा होता तो फिर उस कहानी पे चल पड़ते हम, उसमें फिर हम यही देखते। इसमें तो इसको देखना ही नहीं है ना, रिलीफ को हमने हमने तो मैटर इन इशू को देखना होता है। तो अगर रिलीफ की बात कर रहा है वो, तो पूछा हुआ है ऑर्डर टू रूल टू, तब जाएंगे उसके ऊपर, नहीं तो हमें नहीं जाना। बता सकते हैं मैक्सिमम एक लाइन में, ठीक है। हाँ, फिर तो सारा आ जाएगा। बार्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ सीपीसी लिखा हुआ है, फिर दोनों आ जाएगा। कोई और भी सेक्शन मेंशन हो रहा है वो भी आ जाएगा फिर तो साथ में। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप घर से ट्राई करोगे एक बारी। क्वेश्चन देखो ये क्या था क्वेश्चन में, एक तरह से वैसे आप सोचो, जितने हमने क्वेश्चंस किए छोटे छोटे इससे पहले, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन छोटे थे क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको। ये क्वेश्चन फालतू में बड़ा था, बहुत बड़ा हमने इस क्वेश्चन को लिखा। निकालने को क्या था? मैटर इन इशू तक तो हमने निकालना नहीं था, सिर्फ टाइटल की बात थी। दोनों में सेम ही चीज मांग रहा है, वो सेम ही चीज दिया हुआ है, ओनरशिप ओनरशिप। तो इतना सा क्वेश्चन था और बड़ा उसको बना के दिया होता है। हम साइकोलॉजिकल क्या होता है, जब हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम वहां पे हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो ऐसा नहीं होता कि बड़ा क्वेश्चन है तो मुश्किल क्वेश्चन है। एक ही तरीका है, आपने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखने हैं और एक एक करके चेक करते रहो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, साथ के साथ भी चेक कर सकते हो आप, तो आपको वहीं समझ आ जाएगा कि कौन सा फुलफिल हो रहा है या किस पे आपको डिटेल में जाना है। जो सभी फुलफिल हो रहे हैं तो बात ही खत्म है। शॉर्ट में ना आप ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर पे साइड पे लिख दिया, जब भी आपको समझ आया कि रेसिड्यू काटा है, और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दिया। और जो आपको लगेगा, जैसे आपने समझा यहाँ पे कि जैसे ही उसने बोला कि टाइटल के ऊपर गड़बड़ चल रही है, तो इसके आगे लिख दिया ई। ई मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा कि सेम पार्टीज तो है ही है, इसमें तो एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने देखा कि कॉम्पिटेंसी उसने स्टार्टिंग में लिख दिया कि वो कॉम्पिटेंट था। यहाँ पे देखा आपने लिख दिया कि मेरिट्स पे डिसाइड हुआ होगा, तो इनको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना ज़्यादा। हम तो मेन क्या, टाइटल के ऊपर जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपको लगता कि मैटर इन इशू को एक्सप्लेन करना है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें इसके आगे ई लगा दिया कि क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े, मुझे वहीं क्लियर हो जाए कि मुझे किस लॉ पॉइंट के ऊपर इसमें ज़्यादा लिखना है। जो स्टार्टिंग हमने इस टॉपिक को किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ वेरी टेक्निकल प्ली। हमने जो अभी किया ना, ये सिर्फ किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन डिटेल कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब आप कोर्ट में कल को एज अ सिविल जज काम करोगे, तो इससे टेक्निकल, इससे 100 टाइम्स टेक्निकल प्लीज आपके सामने आने वाली है। टेंशन मत लेना, एक वकील साहब आपके पास वो प्ली लेके आएंगे, दूसरे अपने आप सोल्यूशन दे देंगे।
सॉल्यूशन को तो आपने जज ही करना है ना कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कि क्या ये टाइटल में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तो आप डिसाइड कर लोगे उस समय, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज दी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, पेपर सॉल्व कर लेना। डीजीएस में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बड़े होते हैं बट इतना कुछ टेक्निकल नहीं होता उसमें, ठीक है। तो सिंगल्स की बुक में से जितने भी क्वेश्चन हुए रेसिड्यू डेकाटा के ट्राई कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको इसको नहीं, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज सेक्शन 10। 11 हमने पूरी तरह से कर लिया, 10 क्योंकि मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, एक दो क्लासेस में कवर हो जाएगा। तो 10 करेंगे और देखते हैं फिर उसके बाद 9 करना है या कोई और करना है, ठीक है।